Dear students, we will discuss about our next topic poultry farming. ठीक है, हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर कैटल फार्मिंग पढ़ लिया था. एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हमने कैटल्स के बारे में पढ़ा, कितने टाइप के कैटल्स होते हैं, मिल्च होते हैं, ड्रॉट होते हैं. उसके बाद जो हमने बात की थी बेटा, वो हमने क्या बात की थी, उसकी वैरायटी के बारे में. हमने इंडिजीनियस वैरायटी, एक्जॉटिक वैरायटी और इम्प्रूव्ड वैरायटी पढ़ी. हम कौन से टेक्निक का यूज़ करते हैं, हम क्यों बनाते हैं, हमने सारी चीज़ें डिस्कस की. ओके बेटा, देन अगर हम बात करेंगे तो हमने उनका मैनेजमेंट भी पढ़ा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि हम उनका सेल्टर मैनेजमेंट किस तरह से रखेंगे, और फिर हम उनका क्या करते बेटा, उनका फूड मैनेजमेंट के ऊपर हमने बताया. और देन हमने किसके बारे में बात की, उनको प्रोटेक्शन के बारे में, कि उन्हें भी वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़ उन्हें भी क्या होती है बेटा, लगती है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक पोल्ट्री फार्मिंग. एक्चुअल में दिस पोल्ट्री फार्मिंग, द वर्ड पोल्ट, इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड बेटा. ये कैसा वर्ड होता है, फ्रेंच वर्ड. इसका मतलब क्या होता है, चिकन. इसका मतलब क्या होता है, चिकन. मतलब द वर्ड्स फॉर चिकन पर्पस. अब बर्ड्स की जगह जब हम मेन वर्ड यूज़ करते हैं हम फॉल्स, क्योंकि हर बर्ड्स को नहीं करेंगे. फॉल, चिकन मतलब फॉल से रिगार्ड है. फॉल का मतलब क्या होता है, जो चिकन पर्पस के लिए बर्ड्स पाली जाती है उन्हें हम क्या कहेंगे, फॉल. तो पोल्ट उसी से लिया गया, इसे हम क्या नाम देंगे, पोल्ट्री फार्मिंग कहेंगे. क्या कहेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग. तो इसे भी हम क्या कहेंगे, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. या एग्रीकल्चर भी हम कह देंगे एनिमल हस्बेंड्री. हस्बेंड्री in which या 2 या 4 रियरिंग, उनको हम क्या करते हैं, पालते हैं. केयरिंग, उनकी देखभाल करते हैं बेटा. रियरिंग, केयरिंग, उन्हें हम खाना देते हैं, फीडिंग. एंड उनकी ब्रीडिंग तैयार करते हैं, एंड ब्रीडिंग ऑफ फॉल्स. बस हमें क्या वर्ड लगाना है यहाँ पे, फॉल वर्ड लगाना है. कैटल वर्ड लगाएंगे तो कैटल फार्मिंग, फॉल वर्ड लगाएंगे तो पोल्ट्री फार्मिंग, फिश लगाएंगे तो पिस्की कल्चर हो जाएगा, और बर्ड्स और हनी भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास में ये एपी कल्चर हो जाएगा. ओके बेटा, इसे हमें नोट करना है. क्लियर है सारे बच्चों को. हम उन्हें पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको खाना देते हैं और उनकी ब्रीड तैयार करेंगे. वो चीज़ हमारे पास में क्या हो जाएगी बेटा, पोल्ट्री फार्मिंग हो जाएगी. क्या हो जाएगी, पोल्ट्री फार्मिंग. हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर सबसे पहले जो इसके बारे में लाइन दी हुई है पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, ये वही दी हुई है. देखो बेटा, हम पोल्ट्स की अगर बात करें, हालांकि वर्ड बेसिक फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, चिकन पर्पस के लिए. बट हम इन बर्ड्स को, इन फॉल्स को हम इन क्या कहेंगे, इन फॉल को हम मेनली किस लिए पालते हैं, एग्स के लिए भी पालते हैं. और किसके लिए पालते हैं बेटा, हम चिकन के लिए हम पालेंगे. अब एग एंड चिकन, आपको सबको पता है, एग अगर हम बात करेंगे हाईली प्रोटीनियस फूड होता है. क्या होता है, हाईली प्रोटीनियस फूड होता है. इट इज़ अ चीप सोर्स. अंडे एक चीप सोर्स होता है, हम कहीं पे भी मिलते हैं, आराम से अंडे मिल जाते हैं, बहुत महंगे नहीं होते हैं बेटा, चीप बोलते हैं इनको हम. तो अगर हम बात करेंगे, देखो क्या होता है ये, अगर हम बात करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग के पोल्यूट्स को अगर हम बात करेंगे कि दीज आर द कन्वर्टर ऑफ, याद रखना ये लाइन लिखी हुई है, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट करना, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में पूछते हैं कि दीज आर द कन्वर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट और वेस्ट इनटू हाईली न्यूट्रिशियस फूड, इनटू हाईली न्यूट्रिशियस फूड. ये याद रखना बेटा, इस चीज़ को समझना कि हम पोल्ट्री फार्मिंग को कन्वर्टर ऑफ द एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट या वेस्ट. बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी एक चीज़ बनाते हैं, एक प्रोडक्ट निकलता है और 2-3 चीज़ें निकल गई. मेन हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था हमने वो प्रोडक्ट ले लिया, और जो रह गया, जो यूज़ का नहीं था, उसे हम क्या नाम देंगे, बाई प्रोडक्ट नाम देते हैं. क्या नाम देते हैं, उसे हम बाई प्रोडक्ट नाम कहेंगे. जैसे कि अगर हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पे गेहूँ है, गेहूँ हमारे पास ग्रो हुआ, वो सूख गया, हमने हार्वेस्ट कर लिया, उसे पक गया, उसे हमने हार्वेस्ट कर लिया. अब गेहूं के जब हम दाने निकालते हैं, गेहूं तो हमने ले लिया, सीड्स तो हमने ले लिया, छिलके रह गए, बान बोलते हैं उन्हें हम. क्या बोलते हैं बेटा, बान. ऐसे हम राइस को निकालते हैं, राइस को हमने तो क्या कर दिया, ले लिया, लेकिन राइस के छिलके रह गए, बान बोलेंगे. तो राइस तो हमने यूज़ कर लिया, बान इज़ अ वेस्ट.
बान क्या बेटा, वेस्ट, एक एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया। तो हम क्या करते हैं, वो इन पॉल्यूट बर्ड्स को एज अ फीड, एज अ खाना देते हैं हम उन्हें, और वो हमने उनको खाना दिया तो वो वेस्ट था, हम फेंकते, मैन्योर बनाते, कुछ भी करते उसका, बट हमने उसे किसे दिया, एक पॉल्स को दिया है, या हमने एक फाउल को दिया है, उसके बदले में वो हमें क्या दे रहा है, अंडे दे रहा है, चिकन दे रहा है। अंडे हाईली न्यूट्रिशियस फूड है, और क्या बेटा, चिकन इज ऑल्सो न्यूट्रिशियस फूड, नहीं खाना चाहिए हालांकि, ठीक है। तो हमने क्या कहा, तो ये याद रखना किस तरह से, एक एनसीईआरटी हमारा क्वेश्चन भी आता है। अगर हम बात करेंगे, यही स्टेटमेंट दी हुई है कि पोल्ट्री फार्मिंग आर द कन्वर्टर ऑफ द एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट और वेस्ट इनटू द हाईली न्यूट्रिशियस फूड, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो आपको यही लिखना है, यस दिस स्टेटमेंट इज राइट बिकॉज द एग्रीकल्चरल वेस्ट सच एज द राइस बान हो गए, व्हाइट बान हो गए, हम क्या करते हैं बेटा, वी गिव द फूड एज अ पोल्यूट, हम क्या करते हैं, पॉल्यूट को एज अ फीड उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इन स्पाइट ऑफ दिस these birds gave us eggs and the chicken which is highly nutritious, protein, vitamin rich होते हैं। तो so these are the converter of the agricultural या waste into the highly nutritious food। ओके बेटा, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। एनी डाउट किसी बच्चे को? फिर अगर हम बात करेंगे, हमारा इंडिया जो है 5th नंबर पर आता है, इंडिया की हमारी 5th पोजीशन है इन द पोल्ट्री फार्मिंग की। कितने हैं बेटा, इन द 5th आफ्टर चाइना, पहले नंबर पे चाइना है, फिर फॉर्मर यूएसएसआर है, देन यूएसए है, और फिर क्या है, जापान। क्या है बेटा, जापान। उसके बाद में 5th नंबर पे हमारे किसकी पोजीशन आती है, इंडिया की पोजीशन आती है। पोल्ट्री फार्मिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड इकोनॉमिक सोर्स फॉर द, मतलब इकोनॉमिक सोर्स के अंदर आता है, और हमारी इंडिया की कौन सी रैंक है इसके अंदर, 5th है। तो इंक्रीज द एग प्रोडक्शन, इंक्रीज द एग प्रोडक्शन बाय डिफरेंट वेराइटीज को यूज करते हुए, उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, सिल्वर रिवॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, सिल्वर रिवॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, सिल्वर रिवॉल्यूशन कहेंगे। अब अगर तुम्हारी बात दिमाग में बात आती है फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन, तो इसका नाम हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करेंगे किसी साइंटिस्ट के नाम से नहीं जाता, ये हमारी फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी को कहा जाता है। इंदिरा गांधी इज नॉन एज, तो जब हम वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग उसके अंदर गूगल पे अलग अलग साइट में अलग अलग नाम दिया। इट इज़ नॉट कन्फर्म, क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि जो 1-2 साइंटिस्ट के ने उन्होंने बनाया हुआ है, बट पर्टिकुलर किसी का भी नाम वहाँ पे नहीं दिया हुआ है। आप भी खुद सर्च करके देखना। अगर हम नॉर्मल भी डालते हैं फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन, तो इंदिरा गांधी का ही नाम आता है, बिकॉज इन्होंने कोई टेक्निक, कोई साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने देश के अंदर की बेस्ट वेराइटी की ये ब्रीड लेके आना, फिर उनको देखभाल करना, फिर उनसे क्या क्या, मतलब जो करने वाले तो दूसरे थे, तो उनके सुपरविजन के अंदर सिल्वर रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एग की प्रोडक्शन हुई। ठीक है, तो इन्हें हम इंदिरा गांधी को ही क्या बोल देते हैं, फादर ऑफ, इंदिरा गांधी को हम क्या बोल देते हैं, आप कहोगे इंदिरा इज द फीमेल, तब फादर। कोई भी चीज़ को हम कहेंगे जनक, फादर का मतलब यहाँ पे जनक होता है, देन फादर ही वर्ड यूज़ किया जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है, आप जरूर सर्च करना, फिर मुझे भी बताना। तो अब हमारा एक्चुअल में क्या आएगा बेटा, इंदिरा गांधी का ही नाम आता है। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये मैंने अभी जो आपको टॉपिक्स बताए हैं, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, पॉल्ट मतलब हमने क्या कहा, फॉल का है, और ये दीज आर द, मतलब क्या कहेंगे, चीपेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीनियस एंड द वाइटामिन्स। क्यों? क्योंकि हमारे वेस्ट के ऊपर डिपेंड रह रही हैं, और उसके बदले में हमें हाईली न्यूट्रिशियस फूड देते हैं, और हमारी इंडिया की 5th पोजीशन इसके ऊपर आती है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इंदिरा गांधी को क्या कहते हैं, फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन। इंक्रीज द एग प्रोडक्शन क्या कही जाती है, सिल्वर रिवॉल्यूशन। अभी मैंने आपको कहा भाई इन पॉल्यूट्स को, क्या क्या पॉल्यूट आएंगे, कौन कौन फॉल्स आएंगे बेटा इसके अंदर। देखो सबसे पहले तो आपको सबको पता है, अभी हम हैन या कॉक जनरली हमारे यहाँ इंडिया के अंदर अगर हम बात करेंगे कॉमनली या हर जगह क्या होता है, हैन एंड कॉक होंगे बेटा। ठीक है, मुर्गे होंगे, हैन एंड कॉक। बट आजकल पहले इन्हीं को जनरली पाला जाता था एग और चिकन के लिए, बट नाउ अ डेज अदर बर्ड्स भी, जैसे पीजन को भी, टर्की तीतर होते हैं ना, और क्या होता है घीस, घीस क्या होती है, बतख होती है एक तरह की। तो इन सब को भी क्या करते हैं बेटा,
पालते हैं। तो आपको याद रखना विच बर्ड्स या विच फॉल आर रियरिंग फॉर द पोल्ट्री फार्मिंग। तो आपको हैन भी, कोक पे मत जाना, पिजन भी, टर्की भी, गीस भी होते हैं, या कोई फॉल वर्ड लिखा है जैसे कि क्या कहा जाता है, एक पिग फॉल कहा जाता है। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, पिग फॉल मतलब पिग से नहीं है, ठीक है। तो उसके मतलब वैसा सा उसका बॉडी की स्किन सी होती है, इसलिए से पिग फॉल। तो आपको मोस्टली याद रखना जो भी फॉल वर्ड आता है, या फिर अगर हम बात करें पिजन, टर्की, या फिर हम गीस कहेंगे, हैन एंड कोक, ऑल दीज बर्ड्स आर फॉर रियरिंग फॉर पोल्ट्री फार्मिंग। ओके बेटा, तो ये भी आपको याद रखना है। अभी मैंने क्या कहा भाई, हम इनको किसके लिए पालते हैं, या तो हम एग के लिए पालेंगे, ओके बेटा, या फिर हम इन्हें किसके लिए पालते हैं, चिकन के लिए पालते हैं, मांस के लिए, मीट के लिए पालेंगे, सबको पता है। जैसे हमने एनिमल्स कैटल्स के अंदर भी हमने क्या कहा था, तो दूध के लिए, या फिर हम क्या करते हैं अदर पर्पजेज, उसके अंदर ड्रॉट पर, उसके अंदर हमारा क्या आ गया था, प्लफिंग भी आ गया था, मीट आ गया था, सब चीज़ें आ गई। एग के लिए सेम वैसे वहाँ पे मिल्च एंड ड्रॉट नाम दिया गया था। यहाँ पर जो हम एग होते हैं, एग लेइंग को, जिनको हम किसके लिए पालते हैं, एग के लिए पालते हैं, उन्हें हम लेयर्स क्या कहेंगे, लेयर्स या एगर्स कहेंगे। मेन वर्ड लिखा मिलता है लेयर, सारा एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है बेटा। और जिसको हम चिकन के लिए पालते हैं उन्हें हम ब्रॉयलर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम ब्रॉयलर्स कहेंगे। तो आपको ये दो टर्म यहाँ पे याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। द फॉल्स या द बर्ड्स विच आर रियर्ड फॉर एग्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेयर्स हो जाएगा। एंड द बर्ड्स एंड या फिर जो फॉल्स आते हैं रियर्ड फॉर द चिकन, मांस के लिए जो पाला जाती है उसे हम क्या कहेंगे, ब्रॉयलर कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रॉयलर कहेंगे। इतनी मेरी बात समझ में आई बेटा। इनके बीच में मैं डिफरेंस, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन आता है, बता द डिफरेंस बिटवीन द लेयर्स एंड द ब्रॉयलर्स। डिफरेंस मैं आपको बाद में करवाऊंगी प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बाद, तब आप समझोगे कि हाँ ये मेन डिफरेंस। अगर मैं आपको बता दूँ भाई ये 20 वीक की होती तब अंडे देने शुरू करती है 6 या 7, आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में, इनको कैसा खाना चाहिएगा, इनको कैसा खाना चाहिएगा, ये हम सारी बाद में डिस्कस करेंगे, इनके मेन डिफरेंसेस। तो आपको मेनली अभी ये दो ही चीज़ें याद रखनी है, द बर्ड्स या द फॉल्स विच आर रियर्ड फॉर एग्स, उन्हें हम क्या कहेंगे, लेयर्स कहेंगे। एंड द विच आर रियर्ड फॉर चिकन, जिनको हम चिकन के लिए पालते हैं उन्हें हम क्या नाम देंगे, ब्रॉयलर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रॉयलर्स कहेंगे। आगे बेटा बात समझ में, तो हमने इनके बेसिक्स पढ़ लिए हैं। अभी हमने क्या पढ़ लिए बेटा, इनके बेसिक्स पढ़ लिए हैं। पोल्ट्री फार्मिंग, कौन कौन से बर्ड्स है, इंडिया की रैंक कौन सी है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब हमारा सेम हमें इनको इम्प्रूव करना है। क्या करना है, हमें इनको भी सारा प्रोडक्शन, हमें ये भी हमारा एज अ फूड रिसोर्स में है। तो यहाँ पर भी हम 3 स्टेजेस, इस फार्मिंग के अंदर भी हम कितने स्टेजेस, हर एक के अंदर हम 3 स्टेजेस ले रहे हैं। पहला हम क्या कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट। पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ओके बेटा। सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, उनका प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ेंगे। वही प्रोडक्शन मैनेजमेंट में इनका खाना आ जाता है, इनकी जगह आ जाएगी, सब चीज़ें आ जाती है। एंड थर्ड नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, इसका प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, इसका हम प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ओके बेटा। पहले नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, इम्प्रूवमेंट, देन हम क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्शन, एंड थर्ड नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, इनका प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब सेम वही इम्प्रूव करना है, हमें क्या करना है, इम्प्रूव्ड वैरायटी बनानी है। हमें क्या करनी है बेटा, इम्प्रूव्ड वैरायटी बनानी है। तो वही क्वेश्चन आ जाता है सेम उसी के अंदर कि व्हाट आर द डिजायर्ड कैरेक्टर्स, व्हाट आर द डिजायर्ड कैरेक्टर्स to introduce for improvement in pollute breed, in pollutes। हम इन pollutes के अंदर कौन से improved कैरेक्टर डालना चाहेंगे, कौन से डिजायर्ड कैरेक्टर डालना चाहेंगे। अब जल्दी से मुझे बताओ, खुद ही बताना आप मुझे। सेम हमने प्लांट्स के अंदर पढ़ा, हमने कैटल्स के अंदर पढ़ा, हर एक के अंदर हम सबसे पहला हमारा क्या है कि भाई हमें यील्ड चाहिए। क्या चाहिए, हाई यील्ड। क्या चाहिए कि हमें हाई यील्ड। हाई यील्ड का मतलब क्या है, एग नंबर ज़्यादा हो। क्या बेटा, एग नंबर ज़्यादा हो, चिकन मांस क्या हो, ज़्यादा हो, कि हाई यील्ड चाहिए होगी। हाई यील्ड के बाद हमें क्या भी चाहिए होगी, क्वालिटी भी चाहिए होगी। मतलब क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ आर हमेशा एक
एक जैसी होनी चाहिए, नहीं कि हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, क्वालिटी उसकी नहीं है। क्वालिटी में भी कैसी होनी चाहिए, हाईली, मतलब हाईली न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हाईली न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। थर्ड अगर हम बात करें वो सेम टू सेम कैसी होनी चाहिए, बीमारियां नहीं लगनी चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए। क्या होने चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट। फिर फोर्थ नंबर पे वो आ जाता है वाइडर अडेप्टेबिलिटी। क्या आ जाती है बेटा, वाइडर अडेप्टेबिलिटी। सब में वही है, बस समझना। वाइडर अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो भी हर तरह के टेम्परेचर को, वेदर को टॉलरेट कर सके, टेम्परेचर टॉलरेंस हो। कि गर्मी में कोई रह रही है, किस तरह से बर्ड्स रह रही है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस चीज़ को क्या कर सके, वो टॉलरेट कर सके। क्या कर सके, टॉलरेट कर सके। तो वाइडर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। फिफ्थ अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये जैसे कि आपने अपने गांव कहीं पे भी मुर्गी पालन अगर कहीं देखी है, हमारे एक्चुअल में क्या लिखा मिलता है, मुर्गी पालन। तो आप देखते हो कोई भी खाली सी जगह होती है, आप उसको वहाँ पे मुर्गियों को डाल देते हो, उसके बाद में वो अंडे दे रही है इस तरह से। हालांकि हमारे यहाँ पे एक नॉर्मल सा चलता है, लेकिन जो बेटर क्वालिटी के लिए जो अच्छा होता है प्रोडक्शन, तो अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं। और मोस्टली क्योंकि ये चीप सोर्स होता है, इसको पालने में, इनके खाने में बहुत ज़्यादा हमें मतलब खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो हम इस तरह की रिक्वायरमेंट करेंगे कि इनको बिल्कुल एक ऐसी वैरायटी भी बनाएंगे जो बिल्कुल लो मेंटेनेंस हो उसका, हमें उसको मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा ना पड़े। तो हम कैसी वैरायटी बनाएंगे, जो लो मेंटेनेंस में, मेंटेनेंस जिसको क्या करना पड़े, लो मेंटेनेंस हो, उसमें हम इस तरह की भी वैरायटी बनाने की बात करेंगे। ठीक है। एग जल्दी प्रोड्यूस करे भाई, जनरली काफ़ी बार क्या होती है 20, और वो एक बार में मतलब 500 डेज तक एग प्रोड्यूस करते हैं हैंस। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, बेटर क्वालिटी का, कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट के अंदर एग का नंबर, हमने यहीं पे बात ही कर ली, इसी के अंदर आ जाता है बेटा, हाई क्वालिटी एंड क्वांटिटी इन्हीं के अंदर आ जाता है। एग का नंबर, एग का साइज़, वो सब का सब उसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो हमने क्या कहा, और देखो ध्यान जनरली हम जो पेरेंट को यूज़ करते हैं, तो भाई पेरेंट्स तो चाहिएंगे ही, वो जनरली हम ड्वार्फ पेरेंट्स को यूज़ करेंगे। हमें मीट के लिए तो थोड़े बड़े चाहिएंगे, ठीक है, लेकिन हम जनरली जो हम एज अ पेरेंट हम चूज़ करें, जैसे कि भाई किसी को ही नहीं, हम हर एक मुर्गी को, अगर हर एक मुर्गे को चिकन या फिर एग के लिए कर लेंगे, तो उसके बाद तो हमारे पास एज अ पेरेंट भी हमें चाहिएगा भाई किसके ऊपर, क्योंकि अगर हम सबको ही मार देंगे तो फिर दोबारा से पॉपुलेशन कहाँ से आएगी। तो जो हम पेरेंट अलग से चूज़ करेंगे, उनको हम ना तो एग के लिए, ना मतलब एग तो चलो वो दे रहे, फिर उस एग से जो निकलते हैं उनको हम आगे के लिए हम ध्यान रखते हैं। तो जो हमने पेरेंट्स को चूज़ करते हैं फॉर नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हम पेरेंट्स मोस्टली ड्वार्फ पेरेंट चूज़ करते हैं। ड्वार्फ पेरेंट चूज़ करने का यही होता है, वो छोटे साइज़ के होते हैं, ईजी टू हैंडल। ठीक है, उसको हमें उनको ना तो मीट चाहिए हमें, ना उनसे एग उनका हम बेचने के लिए नहीं कर, उनके जो एग निकलेंगे, उनकी जो नई जनरेशन आएगी फिर वो प्रोड्यूस करेगी। तो हम जो पेरेंट्स को मोस्टली उनमें से फिर हम किसी एक एज ए पेरेंट पर्पज़ के लिए चुन लेते हैं। तो पेरेंट्स को हम कैसे लेंगे, ड्वार्फ, ताकि उनको लो मेंटेन की रिक्वायरमेंट पड़े। ठीक है, और वो क्योंकि लो होते हैं वो थोड़ा टेम्परेचर टॉलरेंस भी होते हैं। ओके बेटा, आगे मेरी बात समझ में, तो आपको याद रखना है बेटा, द डिजायर्ड किसी के अंदर भी हमारे पास में हो, हाई यील्ड, हाई क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंट, वाइडर अडेप्टेबिलिटी होगी, लो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड हो जिसे, और हम पेरेंट, ड्वार्फ पेरेंट, हम पेरेंट्स को कैसा बनाते हैं, ड्वार्फ नेचर का। ड्वार्फ मतलब तो छोटे। क्लियर है बेटा, आगे बात समझ में। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट हो तो प्लीज़ बेटा मुझे बताया करो। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अब वही क्वेश्चन आ जाता है, हमने कैरेक्टर तो चूज़ कर लिए हैं, हमने कैरेक्टर्स तो चूज़ कर लिए हैं, अब हम कैरेक्टर बनाएंगे कैसे, हम कैसे कैरेक्टर बनाएंगे, विच आर द टेक्निक्स। तो यहाँ पर कॉमनली जिस टेक्निक को हम यूज़ करेंगे वो टेक्निक कॉमनली क्रॉस ब्रीडिंग ही होती है। क्या होती है, क्रॉस ब्रीडिंग। मतलब मैंने पहले जो एनिमल के अंदर, हमने कैटल्स के अंदर बताया था, ब्रीडिंग मतलब क्रॉस करवाना विद टू डिजायर्ड कैरेक्टर। ठीक है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू वैरायटी, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू वैरायटी बिटवीन वैरायटी, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू वैरायटी बाई क्रॉसिंग बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, कुछ क्योंकि यहाँ पे फॉल के तो फॉल वर्ड यूज कर देंगे, ऑर्गेनिज्म विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स। हमने कैसे कैरेक्टर चूज कर लिए हैं, डिजायर्ड कैरेक्टर्स।
देखो बेटा हमारी जो इंडियन स्पीसीज होती हैं, इंडिजीनियस स्पीसीज है, वो मोस्टली डिजीज रेजिस्टेंट होती है। तो कोई भी इम्प्रूव बनाई जाती है ना, हमारे इंडिया में बात करें कहीं पे भी हम एक इंडियन स्पीसीज को जरूर चूज़ करते हैं। आप औरों के कंपैरिजन में अपने अंदर खुद देख लेना, हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारा खाना नेचुरल है, तो हमारे अंदर ज़्यादा इम्यूनिटी पावर रहती है। ऐसे केस हमारे एनिमल के साथ में भी है, एनिमल्स के अंदर इम्यूनिटी पावर और एनिमल्स बाहर के एनिमल के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो वो डिजीज़ रेजिस्टेंट ज़्यादा होती है। और बाहर की जो स्पीसीज़ होगी एक उसको चूज़ करते हैं जो यील्ड में अच्छी हो, फिर दोनों को मेट करवाया जाता है, उनकी मीटिंग करवाई जाती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाया जाता है, उनकी जो नई जनरेशन आती है वो एक वैरायटी के साथ डिजायर्ड कैरेक्टर आ जाती है। तो टेक्निक्स हम दोनों ने जो यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी बेटा? क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक ही होगी। ओके बेटा, अब आपको जो यहाँ पे याद रखना है, ये तो हमने नॉर्मल बात की, अब आपको जो याद रखने, इनकी ब्रीड्स याद रखनी है सेम जैसे आपने कैटल्स के अंदर याद की थी, ऐसे हमें इसके अंदर भी याद रखनी है बेटा। इंपॉर्टेंट आ जाता है तो सेम हम क्या कहेंगे यहाँ पे भी? इंडिजीनियस ब्रीड कहेंगे या इंडिजीनियस स्पीसीज, मतलब एक ही है। क्या कह देंगे हम? स्पीसीज कह देंगे। एक हम क्या कह देंगे? एग्जॉटिक कह देंगे। एग्जॉटिक का मतलब क्या होता है बेटा? फॉरेन। ओके, और हमारे यहाँ पे क्या कहेंगे? देसी। फिर हम क्या बनाते हैं? इम्प्रूव्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इम्प्रूव्ड, क्रॉस करवा के इसके और इसके बीच में। आपको जो यहाँ पे नाम याद रखने हैं, 3-4 नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। 2018 NTSC में हमारा यहाँ से क्वेश्चन आया था और हमारे NCERT में नहीं दिया, इसका और इसका 2-2 एग्जाम्पल दे रखे, बाकी इम्प्रूव्ड दे नहीं रखे, और इम्प्रूव्ड आया था, इसीलिए हमें पढ़नी पड़ती है बेटा। तो अगर हम बात करेंगे, देखो याद रखना, असील में लिख देती हूँ पहले, चित्तगोंग, क्या होता है? चित्तगोंग। ठीक है, अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगर हम करेंगे घगराज होती है बेटा, एंड बुसरा। क्या होती है बेटा? बुसरा होती है। अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो क्या होगा? वाइट लेग हॉर्न होगा। क्या होगा बेटा? वाइट लेग हॉर्न होता है। देन अगर हम बात करेंगे ये रॉड आइलैंड, रेड रॉड आइलैंड बोल देते हैं इसको। देन अगर हम बात करेंगे प्लाईमाउथ, क्या होता है बेटा? हमारे पास में यहाँ पे प्लाईमाउथ होता है। देन अगर हम बात करेंगे ब्लैक मिनोर्चा, सारी याद नहीं रखनी, मैं आपको बता दूंगी जो जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक होती है ससेक्स। ओके बेटा, यहाँ से हमसे पूछी गई थी, जो हमसे पूछी गई थी, ये पूछी गई थी HS260, IBL 72, सॉरी, ठीक है बेटा। और हमने क्या की थी? B77, एक IBL 80 भी है बेटा हमारे पास में। क्या? IBL 80 भी है। ओके, तो ये हमारे पास में स्पीसीज है। ये किससे क्रॉस करके क्या बनाई गई है? एक्चुअल में इसका कहीं पे भी नहीं है, बस इन्हीं के किसी के बीच में जो बनाई गई, एक अच्छी वैरायटी की आई थी, इसे हमने ये नाम दिया गया। जैसे हमने आपको बताया था भाई, वहाँ पे फ्राइजवेल किसकी बनी हुई थी? हॉलस्टेन फ्राइजवेल एंड सहीवाल के बीच में करवाई हुई थी। ये ऐसा कुछ भी नहीं दिया, बस आपको खाली इनके नाम याद रखने हैं। अब आपको असील जो हमारे यहाँ कॉमनली मिलती है, आपने गाँव के अंदर कभी मुर्गे देखे हो, थोड़ी हालांकि साइज में थोड़े छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, रेडिश कलर के से होते हैं, जिसे हम, इसका कॉमन नाम इंडियन गेम है। कॉमन नाम क्या है? इंडियन गेम। पहले टाइम पे, ये अभी भी बहुत ज़्यादा जगह रिवाज है, मुर्गों की लड़ाइयाँ करवाते हैं एज अ गेम की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में करवाते हैं? एज अ गेम की फॉर्म में। तो असील का कॉमन नाम क्या है? इंडियन गेम है। क्या बेटा? इंडियन गेम। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है इंडियन जो स्पीसीज़ है वो असील है। क्या बेटा? असील। अगर इसके बारे में मेन बात करूँगी तो डिजीज़ रेजिस्टेंट है बेटा, ये मोस्टली हमारे यहाँ पे डिजीज़ रेजिस्टेंट ही है। बट इसका जो एक ड्रॉबैक है, इसका एग का साइज़ एंड एग नंबर क्या होता है? एग साइज़ क्या होता है? कम होता है, ठीक है, स्मॉल होता है इसका एग का साइज़, और एग नंबर भी ये क्या प्रोड्यूस करती है? कम प्रोड्यूस करेगी, तो इसका ड्रॉबैक है। तो जो इंडियन गेम कॉमनली आप देखना, आपने देखी भी होगी असील, आप नेट पे सर्च करना बेटा, आपको दिख जाएगी। तो असील हमने क्या किया? इंडियन गेम, जो हमारे पास में क्या डिजीज रेजिस्टेंट है, बट एग साइज एंड एग नंबर क्या होता है? कम। तो इसी के साथ में ये भी स्पीसीज हैं, आपको कॉमनली असील याद रखनी है। वाइट लेगॉन्स, जो वाइट मुर्गे आज के सबने देखे हैं ना, जो मांस के लिए, मीट के लिए, चिकन के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, मोस्टली वाइट आपने देखा भी है, जिसके ऊपर रेड कलर की कलगी होती है। तो ये वाइट लेगहॉर्न, ठीक है, कॉमनली एक्सोटिक ब्रीड जो हमारे इंडिया में यूज़ की जाती है वाइट लेगहॉर्न होती है।
रॉड आइलैंड जो होते हैं बेटा ये रेडिश कलर की होती है, जो रेड कलर की, एक तो इसमें और इसमें डिफरेंस मिल जाएगा, आप जरूर देखना बेटा। रॉड आइलैंड होता है, प्लाईमाउथ होता है, ब्लैक मिनोरचा होता है और ससरा, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्या होगी, एक्जोटिक, और कॉमनली हमारे इंडिया में जिस एक्जोटिक ब्रीड को यूज़ किया जाता है इसे, ये डिजीज रेजिस्टेंट तो कम होती है बट इनका जो एग साइज होता है, ओके बेटा, और एग का जो नंबर होता है वो ज़्यादा होता है, लार्ज। और मीट के लिए मतलब चिकन के लिए जिसको हम कॉमनली पालते हैं उसमें ये कैटेगरी आती है, रॉड आइलैंड आती है। हमारे एनसीईआरटी में एक ये लिखी हुई है, 2 ये लिखी हुई है और कुछ भी नहीं लिखी हुई, तो इसको जरूर ध्यान देना बेटा। मैंने आपको 6-7 क्योंकि हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन आ जाते हैं, विच वन इज नॉट एन इंडिजीनियस स्पीसीज, इस तरह से आ गया, विच वन इज इंडिजीनियस, कुछ भी लगा लो। तो इसमें आपको अगर एक ही मैंने इंडिजीनियस स्पीसीज बताई तो आपका काम नहीं चलेगा। तो चितगोंग, ये घाघरास एंड बुशरा, आपको ये भी याद रखनी है। और इसके अंदर ये 2 तो एटलीस्ट याद रखनी है, प्लाईमाउथ याद रख लेना क्योंकि उसके साथ में ये वाली भी दी हुई थी। और उसके बाद इम्प्रूव्ड HS260 हमारे पास में ये वाली आई थी NTSE 2018 के अंदर, विच वन इज द वेराइटी ऑफ, वहाँ पे नहीं पूछा हुआ था इम्प्रूव्ड वेराइटी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, वहाँ हमारे पास में लिखा हुआ था विच वन इज द वैरायटी ऑफ हैन, क्योंकि वहाँ पे लिखा काफ़ी अच्छे इस तरह से करके ये भी लिख, मतलब कि वहाँ पे फिर वेट वगैरह किस तरह से भी ऐड की हुई थी। तो आपको याद रखना HS260 IBL 72 B77 IBL 80 यही मोस्टली है। और ये क्या होगी बेटा, इम्प्रूव्ड वैरायटी की है, तो आपको बेटा ज़रूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। असील इंडिजीनियस, वाइट लेगॉन एंड रॉड आइलैंड हमारी एग्जोटिक हो गई। इम्प्रूव्ड के अंदर ये सारी होगी, प्लाईमाउथ, ठीक है, ब्लैक मिनोरचा, ससरा। तो आपको बेटा ये सारी की सारी चीज़ें याद रखने, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी। ओके, इंपॉर्टेंट आपको जरूर याद रखने, असील, वाइट लेगॉन, रॉड आइलैंड एंड दिस वन। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने पहला टॉपिक इसका पढ़ लिया, इम्प्रूव कर लिया, और हमने वैरायटी भी देख ली कौन कौन सी है। इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे एक टेक्निक का मोस्टली यूज़ करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग का। किसका यूज़ करते हैं बेटा, क्रॉस ब्रीडिंग का। अब हम ध्यान देंगे उसके प्रोडक्शन पर, ध्यान देंगे किसके पर ध्यान देंगे बेटा, उसके प्रोडक्शन पर ध्यान देंगे। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अब ध्यान देना बेटा, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सबसे पहले भाई हमने क्या कहा, हम 2 तरह के हमने फाल्स पढ़ी, एक हमने क्या कही, लेयर्स पढ़ी, और एक हमने क्या पढ़ी, एगर्स पढ़ी बेटा। तो एक तो हम किसके लिए पालते हैं, मेनली एग के लिए पालते हैं। दूसरा हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, ब्रॉयलर्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा, ब्रॉयलर्स, ब्रॉयलर जिसको हम किसके लिए पालते हैं, चिकन के लिए पालते हैं। अब हमारे पास इसको थोड़ा प्रोडक्शन में क्या ध्यान देना, इसके प्रोडक्शन में इससे हमें क्या मिलते हैं, एग मिलते हैं। इससे हमें क्या मिलते हैं, एग। और हमने जो नई वैरायटी के एग बनाए हैं वो एग का नंबर भी क्या होता है, ज़्यादा होगा बेटा, मोर इन नंबर में। एग जो साइज होता है वो भी क्या होता है बेटा, लार्ज होगा, साइज भी लार्ज करके बनाए गए हैं। तो हमने इम्प्रूव्ड वैरायटी का। अब आपको जो याद रखना है, जो कॉमनली वो ये भी, इसकी फीमेल तो हम लेयर्स के लिए यूज़ कर लेते हैं, इनके मेल हम किसके लिए यूज़ करते हैं, चिकन पर्पस के लिए। अब थोड़ा सा याद रखना जो हम आपको बताने जा रहे हैं, कॉमनली कब एग देना शुरू करती है, दे ले एग एट द एज ऑफ 20 वीक्स। जब वो 20 वीक्स की हो जाती हैं तो एग प्रोड्यूस करेंगी। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट याद रखना, कब देना शुरू करेंगे, 20। और एक चिकन के लिए कब प्रिपेयर हो जाते, दे प्रिपेयर्ड फॉर चिकन एट द एज ऑफ 6 to 7 वीक। ये 6 से 7 वीक के होते हैं, क्योंकि इनको एक स्पेशल खाना दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बेटा, इनको एक स्पेशल खाना दिया जाता है, ठीक है। उसके कारण उनके अंदर क्या होता है, इसके कंपैरिजन में इसको एक स्पेशल खाना दिया जाएगा, जिसके कंपैरिजन में जल्दी ग्रोथ होती है और जल्दी मीट के लिए, चिकन के लिए ये अवेलेबल रहेंगे। तो आपको याद रखनी है 20 वीक्स पे एग ले प्रोड्यूस करते हैं, 6 to 7 वीक के लिए क्या होते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने। आपको डिफरेंस भी होगा, हमारे पास ये भी होगा। और ये कब तक देते हैं, 500 डेज तक। कमर्शियली दे प्रोड्यूस द एग अप टू 500 डेज। 500 डेज तक की होती है। 500 डेज में एक साल में 365, 20 वीक की, मतलब 3 महीने की देने शुरू हो जाती है। अगर हम एस्टिमेट भी बात करेंगे, एक वीक में, एक मंथ में 5 वीक भी अगर आते हैं तो 4 महीने हमारे पास 20 वीक्स में बन जाते हैं। एट दैट टाइम दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस लेइंग एग, और 500 डेज तक ये एग प्रोड्यूस करती है। फिर अगर नहीं भी प्रोड्यूस करती है तो उनको फिर चिकन पर्पस के लिए यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। हालांकि इनका लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ब्रॉयलर्स के बारे में बेटा,
तो ये चिकन के लिए प्रिपेयर फॉर 6 to 7 वीक। ओके बेटा, अब आपने कभी एग खाया है, एक आप क्या बनाते, ऑमलेट बनाते बेटा, ठीक है। फिर एक आपने कभी एग किया है, उसके अंदर ऑमलेट जब भी बनाते हो आपने एग का वाइट एग सेल तोड़ा, उसके अंदर येलो कलर का यॉक मिलता है। अगर वो एग को हम यहाँ पे नहीं लेके आते, उसको हैचिंग करने के लिए रखवाते, तो यॉक से ही क्या बनता है बेटा, मतलब हम क्या कहेंगे, जो चिक बनता, यॉक से क्या बनता, आगे की नई जनरेशन चिक बनती। तो ये इस एग को आप बहुत ज़्यादा कहते हैं कि एग होता है वो नॉन वेजिटेरियन में आता है। अगर ये वाला एग आप खा रहे हो, ये एग क्या कहलाया जाता है, फर्टिलाइज्ड एग कहलाया जाता है। ध्यान देना, जिसके अंदर योक होगा, मतलब जब एक मतलब मेल हैन एंड कोक, ठीक है, मुर्गे और मुर्गी के बीच में रिप्रोडक्शन हुआ, उनका जो अंडे निकल के आते हैं, वो अंडे हमेशा क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद अंडे निकले हैं, उसे हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइज्ड एग कहेंगे। उनके अंदर येलो कलर का योक होता है और उससे फिर क्या बनता है, चिक। हम उसको हैच नहीं होने देते हैं, आपको पता है ना, इंक्यूबेट करती है, जो बर्ड्स होती है अपने अंडे को इंक्यूबेट करती है, वार्म कंडीशन प्रोवाइड करती है। आफ्टर दैट उनके अंदर जो यॉक धीरे धीरे किसके अंदर कन्वर्ट होता है, चिक के अंदर कन्वर्ट होता है। आफ्टर दैट क्या होता है, उसकी एक्शेल टूट जाती है और चिक क्या होता है, बाहर निकल आता है। आपने सब ने पढ़ा होगा, कम से कम 20 डेज तक वो अपने 14 से 15 डेज तक अपने अंडे के ऊपर वो हैचिंग, उसके बाद इंक्यूबेट करती है, फिर हैच होता है अंडा, पता है ना, अपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। तो ऐसे एग को हमने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एग प्रोड्यूसेस नॉन एज द फर्टिलाइज्ड एग। अब काफ़ी भाई पता नहीं खाते, हालांकि आई एम ट्रूली वेजिटेरियन, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह के अंडे नहीं खाते, जो ऐसे एग को हम क्या कहेंगे, नॉन वेज, क्योंकि इसके अंदर लाइफ थी, इसके अंदर एक लाइफ थी। एक होते हैं नॉन फर्टिलाइज्ड एग होंगे बेटा, एक कैसे एग होते हैं, नॉन फर्टिलाइज्ड, जो फीमेल्स होती हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन भी। एग है क्या एक्चुअल में, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो बना उसे हमने एग का। हमारी बॉडी में जो फीमेल गैमेट होता है बेटा, उसे भी आप क्या कहते हो, एग कहते हो ना। तो इनके अंदर फीमेल जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन भी, ठीक है, प्रोड्यूस एग आउटसाइड, जो अपना खुद का फीमेल गैमेट है आउटसाइड प्रोड्यूस करता है, जो इस तरह से लार्ज साइज के अंदर होता है। क्या होगा वो, लार्ज साइज के अंदर। तो कभी आपने किसी अंडे को देखा है, आपके अंडे के ठेले पे वो नमक वगैरह लगा के देते हैं, तो आपको वाइट बीच में निकल के आता है, जो वाइट अंदर वाला जो वाइट निकल के आता है, क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं है, यॉक नहीं है। तो ये वाला जो एग आता है वो वेजिटेरियन एग कहलाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर खाली उसका एक तरह से वेस्ट था। वो हैन के अंदर, इन बर्ड्स के अंदर इस कैपेबिलिटी होती है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, कि कॉक के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करते हुए भी अपने अंदर खुद एग को जो था, उसका जो गैमेट था उसको लार्ज होना, क्योंकि अगर उसको स्पर्म मिलेगा तो फर्टिलाइज करेगा, अगर नहीं करेगा तो बड़े साइज के अंदर होता रहेगा, और उस एग को वो क्या करती है, बाहर निकाल देती है। और ऐसा एग के अंदर लाइफ नहीं है, वो एग चिक प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बिकॉज विदाउट फर्टिलाइजेशन है। तो ऐसे एग को हम क्या कहेंगे, नॉन वेजिटेरियन एग, सॉरी इसको हम क्या कहेंगे, वेजिटेरियन एग, जो नॉन फर्टिलाइज्ड एग भी कहलाया जाता है, ठीक है। और अंदर पूरा वाइट निकलता है, और ये ऑमलेट वगैरह बनाते हैं उसको तोड़ते हैं, येलो कलर का निकल के आता है, वो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, क्या होगा, वो फर्टिलाइज्ड या नॉन वेज कहेंगे उसे। क्लियर है बेटा, इतनी मेरी बात समझ में आई। तो मैंने क्या कहा, लेयर्स एगर्स एग के लिए कॉमनली कब दे रहे हैं बेटा, 20 वीक्स के अंदर, और 500 डेज के अंदर क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं। एग अगर हम बात करेंगे इस तरह से होता है, हाईली प्रोटीन से होता है। और जो ब्रॉयलर्स होते हैं 6 to 7 डेज तक, इन्हें 6 to 7 वीक तक क्या होता है बेटा, इनका थोड़ा साइज बढ़ता है, और उसके बाद में क्या करते हैं बेटा, वो ब्रॉयलर चिकन के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। ओके बेटा, अब आ जाता है इनका शेल्टर मैनेजमेंट एंड फूड मैनेजमेंट आ जाएगा बेटा, ध्यान देना। अब हम क्या बात करेंगे इनके अंदर, पहला शेल्टर मैनेजमेंट ऑफ लेयर्स, देन हम बात करेंगे शेल्टर मैनेजमेंट ऑफ ब्रॉयलर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा, थोड़ा अलग अलग। अब सबसे पहले हमने क्या कहा, शेल्टर मैनेजमेंट ऑफ लेयर्स। भाई इसको अंडे देने हैं, आपको सीधी सी बात है, इनको अंडे देने हैं। तो इनमें जो स्टार्टिंग में कि ये फीमेल्स हैं, जो इनिशियल स्टेज के अंदर होती है, ये जैसे ही क्या हुआ, मुर्गी से चिकन निकला, वो थोड़ी ग्रोथ होती है। तो इनिशियल स्टेज के चिक्स को हम क्या कहेंगे, ग्राउरर्स कहेंगे।
क्या कहेंगे बेटा, हम ग्रोवर्स कहते हैं, जो ग्रो करेंगे। आगे जाके यही किसके अंदर बनेंगे, लेयर्स के अंदर। चूज कर लिया जाता है कि फीमेल है ये मेल है। जो फीमेल में स्टार्टिंग में जो चिक होते हैं उनको अलग सेपरेट कर लिया जाता है और मेल वालों को अलग, बिकॉज जो मेल वाले होते हैं उनको मोस्टली किसके लिए यूज़ किया जाएगा, एज आ चिकन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। और तो 6 to 7 डेज में प्रोड्यूस कर देते हैं, मैंने अभी आपको बताया, चिकन के लिए। और इन ग्रोवर्स को अलग रखा जाता है। अलग भी कहाँ रखा जाता है, लार्ज स्पेस के अंदर रखा जाता है, क्योंकि छोटे छोटे चिक होते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं। अगर कंजस्टेड जगह पे रखे जाएंगे तो उनको क्या होता है, डैमेज पहुंचता है एक दूसरे को। जो अपना एक्सक्रीट करेंगे, यूरिन वगैरह सिक्रीट करेगी, गंदगी फैलती है। अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर कभी पोल्ट्री फार्मिंग अभी तक देखा है तो आप उसके आसपास जाते तो आपको बहुत गंदी सी स्मेल आती है पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ हमारे मेंटेनेंस नहीं रखते हैं। जितना हम साफ, देखो नॉर्मल अपने आप से लेके चलो, अगर आप अपने आप साफ सुथरी जगह पे नहीं रहोगे, आप अच्छे से चीज़ खाना नहीं खाओगे, तो क्या आपको डिजीज़ लगने के चांसेस कम है। अगर एक गंदी जगह पे रहते हैं उसको डिजीज लगने के चांसेस भी उतने ही गंदे हैं। तो जो ये है, चाहे वो ग्रोवर्स हो या अडल्ट लेयर्स हो, इनको रहने के लिए लार्ज स्पेस चाहिए होता है। इसके लिए नॉर्मल चल भी जाता है, क्योंकि 6 या 7 वीक के लिए हो जाता है, फिर उनको अलग कर लिया जाता है। और कैसा होना चाहिए, दे शुड बी क्लीन। दोनों के अंदर कैसा होना चाहिए, दे शुड बी क्लीन। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, ताकि किसी तरह की कोई बीमारी ना लगे। और टाइम टू टाइम इंसेक्ट रैपलेंट भी, इंसेक्ट रैपलेंट मतलब इंसेक्ट वगैरह वहाँ पे ना आए कोई, क्योंकि इनको भी बीमारियाँ लगती हैं। हमें क्या करना है, उनको स्प्रे करते रहना है। क्या करना है, उनको स्प्रे करते रहना है। तो ग्रोवर्स के लिए एंड द लेयर्स के लिए, ग्रोवर मैंने क्या कहा, इनिशियल कंडीशन पे स्टार्टिंग है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ग्रोवर्स। बिकॉज लेयर्स कितने वीक पर अंडे दे रही हैं, 20 वीक पर। वेल दे आर प्रिपेयर्ड फॉर 6 to 7 वीक के अंदर ही प्रिपेयर हो जाती है। तो इसलिए इनका स्पेस ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन्हें अंडे भी देने होते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, लाइट इनके अंदर, यहाँ पर लाइट, इनको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज जितनी अच्छी लाइट होती है उतनी ही अच्छे जो हैन है वो क्या करती है, एग प्रोड्यूस करेगी। क्वालिटी पर डिपेंड कर जाता है। एक अंधेरे के अंदर एग प्रोड्यूसिंग उनके अंदर पावर कम हो जाती है, वाइल एज कंपैरिजन टू लाइट। ओके बेटा, तो इनको एक लाइट इंटेंसिटी चाहिए, जैसे हमें लाइट चाहिए होती है, हम अंधेरे में नहीं करते, ऐसे इनके भी ब्रेन के परफेक्ट पड़ता है लाइट से। और वो लाइट के अंदर डिफरेंस मेजर किया गया है साइंटिस्ट ने, लाइट और अंधेरे के अंदर रख के। तो इसलिए इनके अंदर दिन रात लाइट को रखा जाता है, ताकि अच्छे से वो अंडे को प्रोड्यूस कर सके। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो आपको मैंने क्या कहा, इनका शेल्टर मैनेजमेंट, लेयर्स ग्रोवर हो चाहे फिर क्या हो, लेयर्स हो, अडल्ट हो, उनको लार्ज स्पेस चाहिएगा, दोनों को क्लीन चाहिएगा, प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिएगी, इंसेक्ट रैपलेंट दोनों पे ही स्प्रे करते हैं, और लाइट इनको हम प्रॉपर लाइट के अंदर रखते हैं। ठीक है, जब जैसे अंडे से चिक निकलता है तो इनको फीमेल और मेल को सेपरेट कर लेते हैं। ओके बेटा, और उनको दोनों को अलग अलग जगह पे रखा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या पढ़ा, इनका शेल्टर मैनेजमेंट पढ़ा। क्या पढ़ा, इनका शेल्टर मैनेजमेंट। वो प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, एक्सक्रीट टाइम टू टाइम साफ करते भी रहना चाहिए। और इनका जो एक्सक्रीट आता है बेटा, इनका जो वेस्ट आता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो एज आ हाईली फर्टाइल नेचर का होता है, और उसको एज आ मैन्योर भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। इसका खाली, इसके लिए इनके हम खाली एग ही यूज़ नहीं करते, इनका वेस्ट भी और इनके फैदर भी, आपको पता है ना, फैदर को भी यूज़ किया जाता है, इनके फैदर को भी यूज़ करते हैं। तो इनका प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। ओके बेटा, हमने क्या पढ़ लिया, शेल्टर मैनेजमेंट। अब हम क्या पढ़ेंगे, फूड मैनेजमेंट पढ़ेंगे बेटा। इनका ये इंपॉर्टेंट है, फूड मैनेजमेंट। वो एक लेयर्स के लिए और एक एगर्स के लिए बेटा, सॉरी, लेयर और एगर्स तो एक ही होती है। एक हमने क्या कहा, लेयर्स, और एक हमने क्या कहा, एगर्स, और एक हमने क्या कहा, ब्रॉयलर्स। क्या कहा, अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इनको हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट फूड देते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट फूड देते हैं, मतलब वो रिच होना चाहिए प्रोटीन एंड, अगर नहीं भी रिच है तो चल जाएगा, प्रोटीन एंड विटामिन में रिच होना चाहिए, चल जाता है, मतलब इसको प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन एंड विटामिन्स चाहिए। ये वेस्ट भी खा जाती है, उसके बदले में एक एग की प्रोडक्शन कर देती है। बट ब्रॉयलर का जो फूड होता है वो याद रखना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना। द ब्रॉयलर फूड इज हाईली रिच इन पर्टिकुलरली विटामिन ए एंड के। दो विटामिन ए एंड के अंदर हाईली रिच होने चाहिए, एंड प्रोटीन्स।
प्रोटीन के अंदर तो थोड़ा इनको रिच चाहिए, मेन इनके अंदर विटामिन ए एंड द के, विटामिन ए एंड के अगर हम बात करेंगे मसल्स के डेवलपमेंट में इनकी हेल्प करवाएंगे, बिकॉज ब्रॉयलर्स आर रियर्ड फॉर चिकन। किसके लिए पालते हैं इनको? चिकन के लिए पालते हैं। तो इनको चिकन मतलब मसल्स खाई जाती है इनकी, और ये मसल्स खाई जाती है, अगर वो न्यूट्रिशियस नहीं होगी और उनकी ग्रोथ नहीं होगी तो फिर वो वेस्ट है। तो उनकी ग्रोथ के लिए विटामिन के एंड विटामिन ए चाहिए। तो आपको याद रखना एनसीईआरटी के अंदर बाकायदा दिया, और ये हमारी किसी के एनटीएससी में पूछा भी गया, महाराष्ट्र एनटीएससी के अंदर, कि द विटामिन ए एंड के इज रिच इन लेयर फूड या ब्रॉयलर्स फूड। तो आपको याद रखना है इस ब्रॉयलर फूड के अंदर। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या कहा? फूड मैनेजमेंट पढ़ा। इसको क्या पढ़ा हमने? फूड मैनेजमेंट पढ़ा। तो हमने इसके प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ ली, हमने जहाँ देखा शेल्टर मैनेजमेंट क्या और उनका फूड मैनेजमेंट क्या है। ओके बेटा, लास्ट हमारा बच जाता है प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। लास्ट हमारा क्या बच जाता है बेटा? प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। देखभाल कैसे करेंगे? इनको भी बैक्टीरियल डिजीज लगती है, इनको भी वायरल डिजीज लगती है, इनको भी पैरासिटिक डिजीज लगती है, और इनको फंगल डिजीज भी लगती है। ठीक है, तो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं इनके वही सेम, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, कॉमनली यही लगती है, कोलेरा। ओके, हैजा बोलते हैं, टीबी इनको भी लगती है। वायरल, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने वहाँ आपको कैटल के अंदर रिंडर पेस्ट डिजीज बताई थी, और यहाँ आपको याद रखनी है रैनीखेत डिजीज। क्या याद रखनी है आपको? रैनीखेत डिजीज। वायरल है, इसकी बॉडी पे रैसेस होने शुरू हो जाते हैं। आपने फॉल पॉक्स सुनी है, फॉल पॉक्स भी हो जाता है। आपने बर्ड फ्लू सुना है। ये सब कैसी डिजीज होती है? वायरल डिजीज होती है। ये याद रखना है बेटा। रैनीखेत, इसकी बॉडी पे फैदर्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये फॉल पॉक्स के अंदर से कि हमारी छोटी माता होती है ना पॉक्स में, तो ऐसे इनके ऊपर भी रैसेस दाने दाने शुरू हो जाते हैं। और बर्ड फ्लू, इसके अंदर भी क्या होता है? इनको कफिंग वगैरह इस तरह की मतलब कि रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है। तो ये हमने क्या कहा? ये वायरल डिजीज हो जाती है। पैरासाइट मतलब इनके ऊपर भी लाइस है, माइट्स है। माइट का मतलब क्या होता है? खटमल वगैरह, ये बॉडी पे लगा देते हैं और इनकी स्किन डिजीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? इनके स्किन डिजीज कर देते हैं। फंगल डिजीज होती है एस्पैरोजिलस, एस्पैरोजिलोसिस। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एनटीएससी में पूछा गया है बेटा कि विच वन इज द फंगल डिजीज ऑफ पॉल्यूट्स। पॉल्यूट की फंगल डिजीज क्या है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एस्पैरोजिलोसिस। ये कॉमनली मिलने वाली है, तो आपको ये जरूर याद रखना। ये भी स्किन रिलेटेड डिजीज ही करती है। फंगस होती है मोस्टली क्या करती है? स्किन रिलेटेड डिजीज करती है। ओके बेटा, ये याद रखना। आपको इन बीमारियों से क्या होता है क्या नहीं होता कुछ भी जरूरी नहीं है, कभी नहीं आते, इनके नाम आते हैं। एक तो इसको याद रखना रैनीखेत। हमेशा बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं लास्ट टाइम पे रिंडर पेस्ट और रैनीखेत। रिंडर पेस्ट मैंने वायरल डिजीज है, कैटल के अंदर होती है, और ये रैनीखेत पॉल्यूट्स के पॉल्स के अंदर होती है। और एक एस्पैरोजिलोसिस को याद रखना, फंगल डिजीज होती है ये। ओके बेटा, क्लियर सारे बच्चे? बच्चों को तो हम किस तरह से बचाएंगे? टाइम टू टाइम इन्हें भी वैक्सीनेशंस दी जाती हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम मॉस्किटो रैप्लेंट छिड़के जाते हैं। क्लियर है बेटा? दवाइयाँ दी जाती हैं इनके खाने के अंदर, एंटीबायोटिक्स मिला देती हैं कि कभी इनको कोई किसी तरह की बीमारियाँ ना हो। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या पढ़ लिया? पॉल्यूट फार्मिंग पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ लिया है बेटा। क्या पढ़ लिया है? पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ लिया है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में? अब हम क्या करेंगे? हमारा रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन के बिना तो हमें अधूरा सा लगता है। ठीक है, कि कुछ पढ़ाया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा? हमारा रिवीजन। अब मेरे साथ साथ बोलना है आपको। पॉल्ट कैसा वर्ड है बेटा? वेरी गुड, फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? फॉल फॉर चिकन। क्या होता है बेटा? जो चिकन के लिए बनाया जाता है। कौन कौन से बर्ड्स को हम रखते हैं? हैन है, कॉक है, ठीक है, आजकल किसको भी रखने लग गए हैं? पिजन है, टर्की है, गीस है, इन सबको भी रखने लग गए। ओके बेटा, हमने यहाँ पे, और अगर हम बात करेंगे क्या होते हैं बेटा? दीज आर द कन्वर्टर ऑफ चीप, मतलब वेस्ट इनटू द हाईली न्यूट्रिशियस फूड। वेस्ट इनटू हाईली न्यूट्रिशियस फूड, बिल्कुल। ये हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट खाते, बदले में अंडे देते, जो अंडे क्या होंगे? हाईली न्यूट्रिशियस होगा। वेरी गुड। हमारे इंडिया की कौन सी पोजीशन थी? 5th पोजीशन। फिर किसके बाद बात थी? चाइना था।
फिर USSR था बेटा, उसके बाद USA था, और दूसरा हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो क्या बताया था मैंने, जापान। जो एग की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है इसे हम क्या नाम देते हैं, सिल्वर रिवॉल्यूशन। वेरी गुड, क्या नाम देंगे हम, सिल्वर रेवोल्यूशन। हमने कितने टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया इनको, 2 टाइप्स के अंदर, लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स। किसके अंदर डिवाइड कर दिया, लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स। डिफरेंस हम लास्ट में करेंगे अभी। ओके, फिर हमने इसका क्या पढ़ा, इम्प्रूवमेंट पढ़ा बेटा। क्या पढ़ा हमने इसका, इम्प्रूवमेंट। क्यों इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्वालिटी क्वांटिटी, शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, ठीक है बेटा, आपको सबको पता है, क्वालिटी भी क्वांटिटी भी। देन हम क्या करेंगे, डिजीज रेजिस्टेंट हो, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे तो क्या होना चाहिए बेटा, वाइडर अडेप्टेबिलिटी हो। ओके बेटा, लो मेंटेनेंस की इनको रिक्वायरमेंट पड़े। क्लियर सारे बच्चों को। और मेनली टेक्निक जो यूज़ की जाती है कौन सी टेक्निक यूज़ की जाएगी, क्रॉस ब्रीडिंग यूज़ की जाएगी। अगर हम अभी बात करेंगे कि हमने इंडिजीनियस पढ़ा, देन हमने कौन सी पढ़ी बेटा, एक्सोटिक पढ़ी, और एक हमने क्या पढ़ी, इम्प्रूव्ड। इंडिजीनियस में मैंने क्या बताई, मेन असील चितगोंग याद रख लेना। एक्सोटिक में जो आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट क्या है, लेगहॉर्न्स है, ठीक है, और उसके बाद व्हाइट लेगहॉर्न्स, और क्या है, रॉड आइलैंड है, रॉड आइलैंड यूएसए में जगह है वहाँ पे। और इम्प्रूव्ड के अंदर HH260 है, IBL 70, IBL 80, 72 एंड 80, आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। ओके बेटा, फिर अगर हम बात करेंगे, फिर हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ा बेटा। प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमने लेयर्स और एग्स का दोनों का अलग अलग पढ़ा, लेयर्स का और ब्रॉयलर्स का। अब देखो हम डिफरेंस यहाँ पे कर लेंगे। लेयर्स किसके लिए, एगर्स, क्या कहेंगे, एगर्स। एगर्स हम किसके लिए करेंगे बेटा, एग पर्पस के लिए। इसको हम किसके लिए करते हैं, चिकन पर्पस के लिए। ओके बेटा, एग अगर हम लेयर्स कब कितने वीक में अंडे देना शुरू करेंगे, 20 वीक में। ये कब मैच्योर हो जाती है, 6 to 7 वीक के लिए में ही फॉर चिकन पर्पस के लिए मैच्योर हो जाती है, ठीक है बेटा। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ हम क्या बात कर रहे थे बेटा, इनको जो शेल्टर है इनको कैसा चाहिएगा, लार्ज स्पेस चाहिए, क्योंकि इन्हें अंडे देने होते हैं। और इनको क्या होगा, कम लार्ज, मतलब बहुत कम नहीं कहेंगे कि इनको बहुत ही बड़ी जगह चाहिए, इनको एक नॉर्मल स्पेस चाहिए होता है। क्या चाहिए इनको नॉर्मल स्पेस चाहिए होता है। इनको केयर की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि एग दे रही है, कब टूट तो नहीं है, तो सब चीज़ें ध्यान में रखती जाती है। तो इनको प्रॉपर केयर की रिक्वायरमेंट, हालांकि दोनों को ही प्रॉपर केयर की रिक्वायरमेंट हमें देनी पड़ती है, कहीं कोई बीमारी वगैरह ना हो। ओके बेटा, इनको जो फूड होता है वो हम प्रोटीन विटामिन फूड बस यही लिखेंगे, प्रोटीन विटामिन, रिच नहीं लिखेंगे, नॉर्मल फूड लिखेंगे। बट दिस इनका जो फूड होना चाहिए विटामिन A एंड K के अंदर रिच होना चाहिए। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। फिर हमने इनका क्या पढ़ा, प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पढ़ा। क्या पढ़ा हमने इनका, प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी बेटा, वेरी गुड। हमने कौन क्या हो सकते भाई, इनको भी बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज और पैरासिटिक। ओके बेटा, माइट्स है, लाइस हो जाती है इनको भी। फंगल में मैंने मेन क्या बताई थी, एस्पेराजिलोसिस, एक एस्पेराजिलोसिस फंगस होती है, उससे होती है। वायरल से मैंने क्या बताई थी आपको, रानीखेत। ओके बेटा, फिर हमने क्या बताई थी, बर्ड फ्लू हो जाता है, हुआ था ना बर्ड फ्लू, आपने सुना था। ओके बेटा, H1N1 से होता है, रानीखेत हो गया, बर्ड फ्लू हो गया। फिर मैंने आपको क्या बताई थी, फॉल पॉक्स हो जाती है। क्लियर है सारे बच्चों को बेटा। बैक्टीरिया में TB हो गई है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, उसके बाद हमने क्या कहा था, कॉलेरा, डायरिया, ये कॉमन होती है। और इनको बचाने के लिए हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीनेशन देते रहते हैं। एंटीबायोटिक्स हम इन्हें खाने के अंदर छोटी छोटी दवाइयों की फॉर्म को इनको हम देते रहते हैं। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। और लास्ट में आपको एक बात कहना चाहूँगी बेटा, आपने मेरे को जिस तरह से स्पॉट दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। ओके बेटा, आप ऐसे ही पढ़ते रहना। ओके।